नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न देखेंगे सेट संख्या 13 का जुनून प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का है। और आज इसमें हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी से 120 प्रश्न देखेंगे और 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है कि भार ओएस क्या है। तो भार ओ एस दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, भार ओ एस क्या है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये कुछ नहीं कह रहा है कि एक पीयर टू पीयर मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम, ये सब कुछ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो सुनिएगा और समझिएगा कि भार ओएस क्या है। भार ओएस केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार ओएस का अनावरण भी किया है। ये भार ओएस क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसको केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया है। और भार ओएस एंड्रॉयड या एंड्रॉयड या आईओएस की तरह एक स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप एंड्रॉयड सुनते होंगे, ये सब उसी तरीके से भार ओएस बोल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है भार ओएस का कि स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर निर्भरता को कम करना। स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर निर्भरता को कम करना। और यह एंड्रॉयड अपने सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। ये जो भार ओएस है किस पे आधारित है तो अपने सोर्स प्रोजेक्ट पर। क्या है? एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर। एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। इसे J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है तो J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया जिसे IIT मद्रास में इक्यूबेट किया गया था। कहाँ किया गया था तो IIT मद्रास में इक्यूबेट किया गया था। जितना बता रहा हूँ सब याद करते जाइए। मैंने क्या क्या बोला कि भार ओएस क्या है तो एंड्रॉयड और आईओएस की तरह ही यह एक स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यह इसका उद्देश्य है कि स्मार्टफोन में विदेशी ओएस पर निर्भर को कम करना। और यह एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है। किस पे है आधारित है तो एओएस पे मतलब एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है भार ओएस। ठीक है, इसे कौन कंपनी ने बनाया है तो J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये IIT मद्रास में इक्यूबेट किया गया था। भार ओएस नेवेटिव ओवर द एयर माने नोटा। यहाँ पर नोटा का मतलब हो गया नेवेटिव ओवर द एयर। नेवेटिव ओवर द एयर, सॉरी, नेवेटिव ओवर द एयर, इसका फुल फॉर्म हो गया। कहता है कि भार ओएस नोटा अपडेट प्रदान करता है। जो नोटा अपडेट को आपके ऑनलाइन डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है और इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतना बात आप भार ओएस से याद रखिएगा। अब कह रहा है कि जेनरेटिव एआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो दूसरा कथन जो है वो गलत है, बाकी पहला क्या है सही है। देखते हैं। जेनरेटिव एआई यह वह तकनीक है जो टेक्स्ट, ऑडियो और एनिमेशन इत्यादि को बनाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। तो जेनरेटिव एआई क्या है? यह वह तकनीक है जो टेक्स्ट, ऑडियो और एनिमेशन इत्यादि को बनाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। समझ में आ गया? वर्तमान में ओपन एआई के चैट जीपीटी गूगल मॉम, गूगल के बोर्ड एआई, ये गूगल मॉम एआई नहीं बल्कि गूगल के बोर्ड एआई माने गूगल बोर्ड एआई, ये वाला, ये बार्ड नहीं होगा बोर्ड होगा, बोर्ड एआई। और डी ए माने डॉल ई जोडे, ये जोडेक्स नहीं होगा, ये कोडेक्स होगा। क्या होगा? कोडेक्स। कोडेक्स
ठीक है। और GPT-3 आदि जैसे जेनरिक एआई की लोकप्रियता बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने सब सही सही मैंने बता दिया कि कौन कौन सा सही है। वर्तमान में ओपन एआई, जीटीपी, गूगल मैंने क्या बताया, गूगल मॉम नहीं बताया था, मैंने गूगल बार्ड एआई बताया था, गूगल बार्ड एआई। ठीक है, तो ये फिर से ये इस टॉपिक इस वाले स्टेटमेंट को मैं फिर से बोलता हूँ, आप याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कहता है कि वर्तमान में ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल गूगल के बार्ड एआई, मतलब ये गूगल बार्ड एआई, वार्ड एआई, और डॉल ई और कोडेक्स, क्या होगा, कोडेक्स, यहाँ पर जियोडेक्स गलत है, कोडेक्स होगा। GPT-3 आदि जैसे जेनेरिक एआई की लोकप्रियता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तो अगर ये गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन को गलत किया गया है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे तीसरे नंबर की तरफ। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से 1 और 3 कथन सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत है। कह रहा है भाषिनी भाषिनी भारतीय अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के बड़े डेटाबेस बनाने के लिए भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। तो भाषिनी क्या है, तो भाषिनी भारतीय अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के बड़े डेटाबेस बनाने के लिए भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। और आप लोग को पता होगा कि भारत में 22 भाषाएं शामिल है। और दूसरा कह रहा है कि इंडिक, क्या कह रहा है, इंडिक एक्सलिट एक ट्रांसफर आधारित द्विभाषीय मॉडल है जिसकी मदद से रोमन से मूल लिपि में भाषा का रूपांतरण किया जा सकता है। बस यही वाला गलत है, क्योंकि इंडिक एक्सलिट ये इंडिका होगा, इंडिका एक्सलिट या इंडिक एक्सलिट, कुछ भी पढ़ लीजिए। इंडिक एक्सलिट एक ट्रांसफॉर्मर आधारित बहुभाषी, ये द्विभाषी नहीं बल्कि बहुभाषी मॉडल है जिसकी मदद से रोमन से मूल लिपि में भाषा का रूपांतरण किया जा सकता है। हाँ, द्विभाषी नहीं बल्कि बहुभाषी मॉडल होगा। इंडिक एक्सलिट क्या है, तो एक ट्रांसफार्मर आधारित बहुभाषी मॉडल है जिसकी मदद से रोमन से मूल लिपि में भाषा का रूपांतरण किया जा सकता है। और GPT-4 एक मल्टी मॉडल एआई इंटरफेस है। GPT-4 क्या है, तो ये एक मल्टी मॉडल एआई इंटरफेस है। हाल ही के समाचार पत्रों में डीप फेक चर्चा में था, इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करें। मैंने डीप फेक के संदर्भ में विचार करने कह रहा है, और विचार करके पूछ रहा है कि कौन सा, देख लेते हैं नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों, दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। डीप फेक के बारे में देख लेते हैं कौन से बात किया जा रहा है डीप फेक से संबंधित। पहला कह रहा है, पहला डीप फेक के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डीप फेक तकनीक एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेर फेर कर उस वीडियो अथवा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये बात सही है कि डीप फेक तकनीक एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेर फेर कर उस वीडियो अथवा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये बात सही है। दूसरा, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति की इमेज के अनाधिकृत उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। कितने, अगर ये गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो अपराधों को के लिए ऐसे व्यक्ति को कितने वर्ष का सजा, 3 वर्ष तक का कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। बहुत ही कम जुर्माना है, ऐसे लोगों को फांसी लटका दो। सॉरी, कुछ गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। फिर भी आगे बढ़ते हैं। वेब 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जो कथन सही है वो सारे के सारे क्या हैं, कथन सही हैं वेब 3.0 के संबंध में। यह
पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है। वेब 3.0 क्या है? यह पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है। पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है वेब 3.0। और 3.0 या 0 विकेंद्रीकृत है, क्योंकि डेटा कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संग्रहित किया जाता है। वेब 3.0 विकेंद्रीकृत है, क्योंकि डेटा कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संग्रहित किया जाता है। वेब 3.0 के उपयोगकर्ता केवल उन लोगों के साथ डेटा साझा करना चुन सकते हैं जिन पर उन्हें भरोसा है। वेब 3.0 के उपयोगकर्ता केवल उन लोगों के साथ डेटा साझा करना चुन सकते हैं जिन पर उन्हें भरोसा है। और एयरबैट, आर्टिफिशियल एयरबैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म को किस रूप में जाना जाता है? एयर एयर अवार माने AIRAWAT का फुल फॉर्म होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म को किस रूप में जाना जाता है? तब वो जाना जाता है कि भारत का पहला AI विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर है। तो एरावत इसको पढ़ सकते हैं। क्या है? एरावत। एरावत का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म। और इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ये भारत का पहला AI विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर है। लाईफाई नेटवर्क का पूर्ण रूप क्या है? तब वो है लाईफाई का वो है लाइट फिडेलिटी। क्या है? लाइट फिडेलिटी। और लाइट फिडेलिटी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। तो लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। 8 नंबर का देख लीजिए, कह रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन निम्नलिखित में से किन सेवाओं में उपलब्ध कराया जाता है? तो ये सभी चीज में एंड टू एंड करवाया जाता है। व्हाट्सएप में भी बोला जाता है कि आपका इंक्रिप्शन एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, सिग्नल में भी, आई मैसेज में भी और फेस टाइम में भी। फेस टाइम, आई मैसेज, सिग्नल, व्हाट्सएप, इन सब में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। अगला प्रश्न, चौथी औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है AI तकनीक और उससे संबंधित अन्य सेवाएं। फिर से देखिए कि चौथी औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो AI तकनीक और उससे संबंधित अन्य सेवाएं। भाप इंजन, भाप इंजन कौन से क्रांति का है? औद्योगिक क्रांति। तो पहली औद्योगिक क्रांति का है, यानी IR 1.0 है। माने पहली औद्योगिक क्रांति भाप इंजन और दूसरी औद्योगिक क्रांति यानी IR 2.0। IR 2.0 क्या है? पेट्रोल, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। पेट्रोल डीजल इंजन जो है IR 2.0 और बिजली है IR 3.0। मतलब पहली औद्योगिक क्रांति क्या है? भाप इंजन। दूसरी औद्योगिक क्रांति है पेट्रोल डीजल इंजन। तीसरी औद्योगिक क्रांति है बिजली। चौथा औद्योगिक क्रांति है AI तकनीक और उससे संबंधित अन्य सेवाएं। ट्रोजन हॉर्स के निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो वो वर्गीकृत करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। अब बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को क्या करना है? विचार करना है और विचार करके बताना है इसका सही कूट में कि कितने कथन सही हैं या कितने गलत हैं। इसमें से नंबर जो 5 देख रहे हैं यही गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, देखते हैं पहले से कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 था ना, उसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और चंद्रयान जो 3 था उसको LVM-3 M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा 14 जुलाई 2023
को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तीसरा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। लास्ट पॉइंट गलत है कि चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट नहीं कहा गया है दोस्तों, बल्कि उसको क्या कहा गया है? तो उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। क्या कहा गया है? शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। और ये जो जहां पे चंद्रयान 2 का पदचिन्ह पड़ा था, किसका? चंद्रयान 2 का जहां पदचिन्ह पड़ा था उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया? तिरंगा पॉइंट कहा गया। चंद्रयान 2 का जो जहां पदचिन्ह पड़ा था, चंद्र 3 के लिए शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रयान 2 के लिए तिरंगा पॉइंट। तो इतना बात तो आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रख लीजिए, हाँ ये सब कुछ सही है। 12 नंबर में देखिए कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4 स्थित है, L5 स्थित है। इन खगोलीय बिंदुओं का नामकरण निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री के नाम पर किया गया है? तब वो किया गया है जोसेफ लुई लैग्रेंज। जोसेफ लुई लैग्रेंज। पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु हैं। कौन कौन है? L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। इन खगोलीय बिंदुओं का नामकरण निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री के नाम पर किया गया है? तो जोसेफ लुई लैग्रेंज। निशान मिशन से संबंधित दिए कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है ये आप लोग को बताना है। तो ना तो एक गलत है, सही है, गलत है, ना ही दो गलत है। मतलब पहला सही है और दूसरा सही है। निसार मिशन के बारे में समझिए। निसार मिशन माने निसार उपग्रह हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त निम्न पृथ्वीय कक्षीय वेधशाला मिशन है। निसार उपग्रह क्या है? तो हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्र करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त निम्न पृथ्वी कक्षीय वेधशाला मिशन है। यह पृथ्वी की भूपरपट्टी, बर्फ की चादरों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह पृथ्वी की भूपरपट्टी, बर्फ की चादरों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण वाहन एवोट मिशन TVD-1 का सफलतापूर्वक दक्षता प्राप्त किया गया। निम्नलिखित में से परीक्षण वाहन एवोट मिशन 1 का प्रयोग किस मिशन से संबंधित है? तो वो है गगनयान मिशन से। हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण वाहन एवोट मिशन 1 TVD-1 का सफलतापूर्वक दक्षता प्राप्त किया गया। निम्नलिखित में से परीक्षण वाहन एवोट मिशन का प्रयोग किस मिशन से संबंधित है? तो गगनयान मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला यानी लिगो योजना की शुरुआत हिंगोली, महाराष्ट्र की गई है। इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों जैसी बड़ी खगोलीय वस्तुओं की गति से उत्पन्न लहरों का पता लगता है। तो लेजर इंटरफेरोमीटर क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला लिगो योजना की शुरुआत हिंगोली, महाराष्ट्र से की गई है। इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों जैसी बड़ी खगोलीय वस्तुओं की गति से उत्पन्न लहरों का पता लगता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। करता है कि सर्वाइकल कैंसर से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करके गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। यह ह्यूमन
पैपिलियो पैपिलियोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस के कारण होते हैं, जो एक यौन संचालित वायरस है। यह ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस के कारण है, जो एक यौन संचालित वायरस है। mRNA वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? mRNA वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये जानना है। तो केवल एक कथन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। मतलब यह एक नए प्रकार का टीका है जो वास्तविक बैक्टीरिया या वायरस के हिस्से के बजाय डायरेक्ट आरएनए अणु का उपयोग करता है। तो ये गलत है, बाकी दूसरा तीसरा क्या है? सही है। दूसरा देखिए कि प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक मैसेंजर आरएनए उपयोग के बाद जल्दी टूट जाता है। प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक मैसेंजर आरएनए उपयोग के बाद जल्दी टूट जाता है। टीकों से प्राप्त एमआरएनए ना तो नाभिक में प्रवेश करता है और ना ही डीएनए को परिवर्तित करता है। टीकों से प्राप्त एमआरएनए ना तो नाभिक में प्रवेश करता है और ना ही डीएनए को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में विश्व के पहले चिकनगुनिया टीके को मंजूरी दे दी गई है? तो वो मंजूरी दी गई है यूएसए को। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में विश्व के पहले चिकनगुनिया टीके को मंजूरी दे दी गई है? तो यूएसए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके आप लोग को कूट के माध्यम से बताना है कि कितने सही हैं। तो इसमें से केवल एक कथन गलत है, वो भी 3 वाला। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि कह रहा है कि इक्वेटोरियल गिनी ने मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। जो इक्वेटोरियल गिनी है, माने गिनी देश है, वहां पे क्या हुआ कि मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। जो वर्तमान में अल्जाइमर रोग है उसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। बाकी H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुअरों में हुई थी। H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले किसमें हुई थी? तो सुअरों में हुई थी। मारबर्ग वायरस फिलो वायरस परिवार का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फिलो वायरस परिवार का हिस्सा है। ये जो मारबर्ग वायरस है वो फिलो वायरस यानी कि इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसकी पहचान 1961 में नहीं बल्कि 1967 में पहचान की गई थी। तो मारबर्ग वायरस फिलो वायरस परिवार यानी इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार वर्ष 1967 में पहचाना गया था। अगला प्रश्न, सी आर टी सेल थेरेपी यानी कार टी सेल थेरेपी तकनीक का उपयोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा आदि कैंसर की बीमारी में प्रयोग की जाने वाली किस प्रकार की तकनीक है? तब वो है रोग प्रतिरक्षा चिकित्सा। CAR यानी कार टी सेल तकनीक का उपयोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा आदि कैंसर की बीमारी में प्रयोग की जाने वाली किस प्रकार की तकनीक है? तो रोग प्रतिरक्षा चिकित्सा। ACE2 क्या है? तब वो क्या है? तब वो है दोस्तों प्रोटीन। ACE2 क्या है? तो वो है प्रोटीन। निम्नलिखित में किन विकारों को जूनेटिक रोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तब वो वर्गीकृत किया जाता है ये सब, माने जूनोटिक रोग कौन सा है? तो लेप्टोस्पायरोसिस ये जूनोटिक है। साल्मोनेलोसिस ये भी जूनोटिक है। साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, जीका, निपाह, कोविड-19, इबोला ये सब जूनोटिक रोग है। कैसा रोग है? तो जूनोटिक रोग है। शेरवॉक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शेरवॉक का संबंध किससे निम्नलिखित में है? तो वो है सर्वाइकल कैंसर से। शेरवॉक संबंध है सर्वाइकल कैंसर से। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह संबंधित है, तो यह संबंधित है मोबाइल ब्रिज सिस्टम से।
डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश की दवा निर्माता कंपनी के द्वारा मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अफ्रीका देशों के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश की दवा निर्माता कंपनी के द्वारा मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया गया है? ये तो होगा अफ्रीकन के लिए, ठीक ना। इसका आंसर बढ़िया से क्लियरली नहीं दिया है। बस ये दिया गया है इसमें। ये एक्चुअली ये जो ऐसे कंपनियां होता है, आप लोग बना दीजिएगा दवा निर्माता कंपनी के द्वारा मलेरिया वैक्सीन, ब्रिटेन याद रखिएगा, ब्रिटेन। और दिया किसको गया है? तो अफ्रीका को दिया गया है, अफ्रीका को दिया गया है, अफ्रीका देश में सप्लाई किया गया है और ब्रिटेन ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण माना जाता है? तब वो माना जाता है BIOOM। मतलब इसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स LLM के कौन से उदाहरण होंगे? ओपन सोर्स LLM के उदाहरण कौन से होंगे? तो एक तो खुद हो गया BIOOM, फिर हो गया गूगल बर्ट, क्या हो जाएगा? गूगल बर्ट, हो जाएगा, और फिर हो जाएगा OPT 175B, और फिर हो जाएगा LLAMA2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण, ओपन LLM का उदाहरण। और क्लोज LLM का उदाहरण क्या होगा? क्लोज सोर्स LLM का उदाहरण तो उसके लिए होगा गूगल द्वारा जेमिनी, गूगल द्वारा ये जो बनाया गया है जेमिनी, वो ओपन एआई और GPT 3.5, इतना ये दोनों याद रखिएगा। ब्लू बगिंग, ब्लू जैकिंग, ब्लू ब्लू नार्फिंग, ब्लू स्नार्फिंग आदि हाल के वर्षों में चर्चा का विषय था। यह क्या है दोस्तों? तो यह हैकिंग विधि है। क्या है? हैकिंग विधि। ब्लू बगिंग, ब्लू जैकिंग और ब्लू स्निफिंग, ये क्या है? तो हैकिंग विधि है। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर देखिए, आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नेगलेरिया फौलेरी। आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा को किस नाम से जाना जाता है? तो नेगलेरिया फौलेरी। भाषणी, को किस रूप में समझा जा सकता है? अब वो समझा जा सकता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM। और अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ओपन LLM और क्लोज LLM का उदाहरण बता ही दिया था, तो वहां से याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस संस्थान के नेतृत्व में भारत GPT ग्रुप हनुमान नामक चैट GPT जैसी सेवा लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के द्वारा, निम्न में से किस संस्थान के नेतृत्व में भारत GPT ग्रुप हनुमान नामक चैट GPT जैसी सेवा लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेंटर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तब वो पहल है कपड़ा मंत्रालय। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेंटर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो वो है कपड़ा मंत्रालय की पहल है। 32 नंबर देखिए कि हाल के समाचार पत्रों में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक चर्चा का विषय था। इस तकनीक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया? तो ये उपयोग किया गया दोस्तों UPI टैप एंड पे सुविधा में। हाल ही के समाचार पत्रों में नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC तकनीक चर्चा का विषय था। इस तकनीक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया? तो UPI टैप एंड पे सुविधा में। वर्तमान में भारत के पास कितने सबमरीन केबल सिस्टम हैं? तो वो सिस्टम कितने हैं? तो वो हैं 17 SMC।
तो ये सबमरीन केबल सिस्टम कितने हैं भारत में? तो 17। हाल ही में स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया गया है। इससे संबंधित तथ्य पर विचार करना है और गलत कथन के बारे में बताना है। इसमें से दोनों ही कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों। हाल ही में स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। कृत्रिम मानव भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होते हैं। कृत्रिम मानव भ्रूण सिंथेटिक भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होते हैं, किंतु मानव भ्रूण में संरचनाओं में धड़कते हृदय या मस्तिष्क के विकास जैसे गुणों का अभाव देखा गया है। कृत्रिम मानव भ्रूण में संरचनाओं में धड़कते हृदय या मस्तिष्क के विकास जैसे गुणों का अभाव देखा गया है। 34 का हो गया प्रश्न। अब 35 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम तीखी सरसों की प्रजाति विकसित की है। इसके लिए उन्होंने किस प्रक्रिया को अपनाया है? तो वो प्रक्रिया अपनाया है सरसों के डीएनए में वांछित जीन को संशोधित किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम तीखी सरसों की प्रजाति विकसित की है। इसके लिए उन्होंने किस प्रक्रिया को अपनाया है? तो सरसों के डीएनए में वांछित जीन को संशोधित किया है। निम्नलिखित में से लिम्फोसाइट के मुख्य रूप हैं। तो निम्नलिखित में से लिम्फोसाइट के मुख्य रूप कौन है? तो वो एक और दो दोनों ही है। लिम्फोसाइट के मुख्य रूप हैं टी कोशिका और बीटा कोशिका, सॉरी बी कोशिका, एक्चुअली बीटा होना चाहिए था लेकिन चलिए बी कोशिका मान लीजिए। टी सेल और बी सेल, ठीक है। टी जो सेल होता है, माने टी कोशिका, वो हमारे शरीर पर हमला करने वाले बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती है। टी सेल क्या करता है? तो हमारे शरीर पर हमला करने वाले बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती है। और बीटा सेल क्या करता है, यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करता है? तो शरीर में एंटीबॉडी अणुओं का उत्पादन करती है। तो एंटीबॉडी अणुओं का उत्पादन करती है बी सेल यानी बीटा सेल। जीन साइलेंसिंग प्रक्रिया क्या है? जीन साइलेंसिंग प्रक्रिया क्या है? तो वो है कि कुछ बीमारियों से जुड़े विशिष्ट जीन्स को संप्रेष या साइलेंस करके बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। तो जीन साइलेंसिंग क्या है? तो कुछ बीमारियों से जुड़े विशिष्ट जीन्स को संप्रेष या साइलेंस करके बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। एआई में न्यूरल नेटवर्क चर्चा में रहता है। इसका अर्थ है एआई में न्यूरल नेटवर्क चर्चा में रहता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है जो मानव मस्तिष्क के समान निर्णय लेता है। तो एआई में न्यूरल नेटवर्क चर्चा में रहता है, इसका अर्थ है कि एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है जो मानव मस्तिष्क के समान निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वो घोषणा किया है भूटान। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वो है भूटान। वाईफाई 7 की फ्रीक्वेंसी बैंड होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज। तो वाईफाई 7 की फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है? तो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि वाईफाई के अलग अलग जनरेशन होते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि वाईफाई 4, जैसे ये वाईफाई 7 है, अगर वाईफाई 4 रहे तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, ये है आंसर वाईफाई 4 का। तो वाईफाई 4 का है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, वाईफाई 4 का। अगर कोई पूछे कि वाईफाई 5 का कितना है, तो वही है वाईफाई 5 का 5 गीगाहर्ट्ज है। और वाईफाई 7 का तो मैंने बता ही दिया। और ये वाला जो है वाईफाई, सॉरी, तो वाईफाई अगर 7 में बात किया जाए तो 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज होता है। लेकिन वाईफाई वाईफाई 6 या 6E के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज
से और 5 गीगाहर्ट्ज वस्तुतः यही वाला है, ठीक है। तो वाईफाई 6E और 6 और वाईफाई 4 के लिए यही वाला होगा, ये वाला नहीं, हाँ यही वाला होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, याद रख लीजिएगा ये। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2024 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तब वो घोषित किया गया है नौसेना नागरिकों का वर्ष। भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2024 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो नौसेना नागरिकों का वर्ष के रूप में। आईएनएस निरूपक निम्न में से किस श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था, तब वो था संध्याक श्रेणी का। आईएनएस निरूपक निम्न में से किस श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था, तो संध्याक श्रेणी का था। भारत निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया, तब वो किया यूरोपीय संघ। भारत निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया, तो यूरोपीय संघ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तब वो तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु में। हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी क्या है, तो वो है दोस्तों पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला AUV। क्या है, तो हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी क्या है, तो पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला AUV। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने किस खोजी अभियान को शुरू किया था, तब वो किया था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने किस खोजी अभियान को शुरू किया था, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ने। टाइफा वन निम्नलिखित में से किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तब वो है केन्या। टाइफा वन निम्नलिखित में से किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो केन्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 के बाद 48 नंबर की भारतीय रेलवे ने कब तक स्वयं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। कब तक, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने कब तक स्वयं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तब वो किया गया तुमकुरू कर्नाटक में। एशिया की सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तुमकुरू कर्नाटक में। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-02 को लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है, तब वो दिया गया पुष्पक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पुष्पक। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV का नाम क्या दिया गया है, तो पुष्पक दिया गया है। सत्य कथन का चयन कीजिए, तो देखते हैं सत्य कथन का चयन क्या करने का रहा। तो इसमें से तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएगा, सही। कि S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। S-400 सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकता है। S-400 सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकता है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइलों के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। अग्नि मिसाइल के संबंध में गलत युग्म का क्या करना है, चयन करने का कह रहा है। तो इसमें से गलत युग्म क्या है, तो पहला ही गलत युग्म है।
कह रहा है कि अग्नि 2 का रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि 2 का रेंज कितना है? तो 1500 से 2 किलोमीटर। यही गलत कह रहा है, क्योंकि अग्नि 2 का रेंज क्या है? तो 2000 से 2500 तक है। कितना है? 2000 से 2500 किलोमीटर। 2000 से 2500 किलोमीटर। और अग्नि 3 का जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से अधिक का रेंज है। अग्नि 3 का 2500 किलोमीटर से अधिक, और अग्नि 4 का 3500 किलोमीटर से अधिक, और अग्नि 5 का 5000 किलोमीटर से अधिक। इसी प्रकार से अग्नि 1 के बारे में अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि इसका रेंज 700 से 800 किलोमीटर का रेंज है। क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो सत्य कथन होगा केवल दूसरा होगा, पहला गलत होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का, इसमें बाइनरी बीट्स का उपयोग होता है, जो गलत है। इसमें बाइनरी बीट्स का नहीं बल्कि बीट्स या सॉरी क्यूबिट का इस्तेमाल होता है। क्या होता है इसमें? क्या इस्तेमाल होता है? तो क्यू बीट का प्रयोग होता है। क्लासिकल कंप्यूटरों में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर कम है। तो क्लासिकल कंप्यूटरों में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर कम है। ठीक है। LIDAR का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन और रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। एक जगह पे एंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर हो गया ना। अब 55 नंबर देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि क्लाउड सीडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए असत्य कथन का चयन करते हैं। इसमें से दोनों ही कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। किसके बारे में? तो क्लाउड सीडिंग के बारे में। कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में बड़ी बूंदों का निर्माण शुरू हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में बड़ी बूंदों का निर्माण शुरू हो जाता है। ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग सुपर कूल्ड बादलों में बर्फ के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे वर्षा होती है। ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग सुपर कूल्ड बादलों में बर्फ के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे वर्षा होती है। कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषता क्या है? तब वो विशेषता है कि मजबूत विद्युत चालकता और तापीय स्थिरता। कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषता क्या है? तो मजबूत विद्युत चालकता और तापीय स्थिरता। चिरल बोस तरल अवस्था क्या है? चिरल बोस तरल अवस्था क्या है? तब वो है पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था जो ठोस, तरल और गैस से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। चिरल बोस तरल अवस्था क्या है? तो वो है पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था जो ठोस, तरल और गैस से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। 58 चिरल बोस तरल अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है? तो वो प्राप्त की जाती है कि अत्यंत कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन समृद्ध परत और छिद्रों से बाहरी परत के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से। अत्यंत कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन समृद्ध परत और छिद्रों से बाहरी परत के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी क्या है? तब वो है एक इमेजिंग तकनीक जो प्रतिदीप्ति प्रकाश का उपयोग करती है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी क्या है? तो एक इमेजिंग तकनीक है जो प्रतिदीप्ति प्रकाश का उपयोग करती है। कैंडी बम क्या है? तो कैंडी बम जो है दोस्तों वो है एक प्रकार का 3D प्रिंटेड बम है। कैंडी बम क्या है? तो एक प्रकार का 3D प्रिंटेड बम है। 61 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, इसके बारे में जानकारी लेना है। इसमें से 3 कथन सत्य हैं, केवल तीसरा यही कथन गलत है। बाकी ये 1, 2 और 4 क्या है? सही है। बैलिस्टिक मिसाइल गुरुत्व पर आधारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है गुरुत्व पर आधारित होता है। बैलिस्टिक मिसाइल किस पे आधारित होता है? तो गुरुत्व पर आधारित होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व वायुमंडल से बाहर जाती है। तो ये बात सही है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व वायुमंडल से बाहर जाती है। बाकी ये गलत है कि अग्नि, धनुष, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइलों के उदाहरण हैं। अग्नि, धनुष तथा ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइलों के उदाहरण क्या है? नहीं है। ठीक है।
बाकी ये वाला सही कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें क्रूज मिसाइलों की तुलना में ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। तो बैलिस्टिक मिसाइलें क्रूज मिसाइलों की तुलना में ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। आयरन स्टिंग क्या है? तो आयरन स्टिंग दोस्तों मोर्टार है। क्या है? मोर्टार है। आयरन स्टिंग क्या है? तो मोर्टार है। क्रोमोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो इसमें से केवल 3 कथन सही है। पहला गलत है कि केवल डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम केवल डीएनए का बना हुआ नहीं होता है। ये डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। डीएनए तो होता ही है, साथ में प्रोटीन भी होता है और उसी का मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम केवल डीएनए का नहीं बल्कि डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और हिस्टोन नामक प्रोटीन का संबंध क्रोमोसोम से है। हिस्टोन नामक प्रोटीन का संबंध क्रोमोसोम से है। और क्रोमोसोम जेनेटिक सामग्री को ले जाता है। क्रोमोसोम क्या करता है? तो जेनेटिक सामग्री को ले जाता है। क्रोमोसोम की संरचना तथा कार्य का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। तो क्रोमोसोम की संरचना तथा कार्य का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित होता है? अब वो होता है 1 2 4 5 1 2 4 5 ये डीएनए में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित होता है? तो एडेनिन, साइटोनिन, गुआनिन और थाइमिन ये उपस्थित होता है डीएनए में। ठीक है। क्षार में 4 क्षार होते हैं। एडेनिन जिसको ए बोल लेंगे, और गुआनिन जिसको जी बोल लेंगे, और थाइमिन जिसको टी बोल लेंगे, साइटोनिन जिसको सी बोल लेंगे। ठीक है। मानव जीनोम में कितने जोड़े लिंग सूत्र गुण सूत्र पाए जाते हैं? तो वो केवल एक। मानव जीनोम में कितने जोड़े लिंग गुण सूत्र पाए जाते हैं? एक। जीईएसी का पूर्ण विस्तार है। तो वो विस्तार है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एपरेसल कमिटी। जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एपरेसल कमिटी, है ना। इसका अप्रेसल को यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो स्पेलिंग कर देता हूँ, आप लोग उसको स्पेलिंग से APPARAISAL अप्रेजल कमिटी। ठीक है। तो अगला जीईएसी मतलब वही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप संशोधित संशोधित डैश बीज विकसित करने के लिए सीमित क्षेत्र परीक्षणों को मंजूरी दिया है। तो वो कपास को दिया है। किसको दिया गया है? कपास को। तो जीईएसी ने पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास बीज विकसित के लिए सीमित क्षेत्र परीक्षणों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्सर सॉरी और भी है क्वेश्चन, कह रहा है क्रिप्सर का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार क्या है? तो वो है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर का पूर्ण विस्तार क्या है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स। अब यही बोला कि क्रिस्पर कास9 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसमें से 2 कथन सत्य हैं, 2 और 3 गलत है, बाकी पहला और चौथा क्या है? सही है। कहता है क्रिस्पर कैस 19 यह जीन संपादन तकनीक है। जीन संपादन तकनीक है क्रिस्पर कैस 9। और यह एक एंजाइम है क्या? तो नहीं, ये एक एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम डीएनए को काटता है। क्या? क्रिस्पर एक एंजाइम नहीं है, बल्कि कैस 9 एक एंजाइम है। कैस 9 क्या है? एंजाइम है। एंजाइम है। कैस 9 क्या है? एंजाइम। उल्टा इसमें लिख दिया गया, क्रिस्पर आरएनए का अणु है और कैस 9 एंजाइम है। क्रिस्पर क्या है? आरएनए, और कैस 9 क्या है? एंजाइम। डीएनए को काटने का कार्य कैस 9 करता है। कैस 9 डीएनए को काटने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, मतलब सब सही है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है।
और ये कोशिकीय श्वसन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो कोशिकीय श्वसन करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर का प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रियल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको असत्य कथन चुनना है। तो इसमें से 2 असत्य कथन है और पहला सही है माइटोकॉन्ड्रियल रोग के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल रोग ऊर्जा उत्पन्न करने की अक्षमताओं से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग क्या है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमताओं से संबंधित है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जेनेटिक बीमारी है जो आमतौर पर माता पिता दोनों से नहीं बल्कि मतलब आमतौर पर देखा जाता है कि माँ से ही बच्चों को मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रोग। ठीक है, 3 पेरेंट बेबी के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो इसमें से पहला सही है कि यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक टेक्निक है। जब 3 पेरेंट बेबी को का में बना यूज किया जाता है तब जब शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक टेक्निक है। जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है जैविक माता कहलाता है, नहीं। देखिए 3 पेरेंट बेबी में मतलब हुआ कि 3 माता पिता वाला बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है जिसके डीएनए में 3 व्यक्तियों का योगदान होता है। यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें एक महिला के अंडे कोशिका में एक दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हस्तांतरित किया जाता है और फिर इसे एक पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से बचाना होता है। एक महिला जो अंडे कोशिका दान करती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दाता कहते हैं। जो महिला अंडे को दान करेगी उसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दाता। एक महिला जो गर्भ का धारण करेगी उसी को कहा जाता है जैविक माता। ठीक है, जैविक माता। और जो जिस पुरुष का शुक्राणु लिया जाएगा, जो गर्भ धारण करेगी उसको जैविक माता पिता कहा जाएगा, बायो मदर। और जो गर्भ है, जो मतलब जिसका शुक्राणु लिया जाएगा जिस पुरुष का, उसको जैविक पिता कहा जाएगा। और क्या, एक और है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दाता, वो महिला जिससे अंडे कोशिका दान करती है तो उसको कहा जाता है ये। 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एआई सक्षम चैटबॉट सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा। एआई सक्षम चैटबॉट सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन की घोषणा की है, तब वो घोषणा किया है मिशन रैमसेस। मिशन रैमसेस। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन से मिशन का घोषणा की है, तो मिशन रैमसेस। अंतरिक्ष में 101,000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो बन गए ओलेग कानोन कानून को। अंतरिक्ष में 1,000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ओलेग कानोन को। अगला प्रश्न, स्टेम सेल के संबंध में आप लोग को असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं असत्य कथन क्या है। इसमें से सी जो है असत्य कथन है। कहता है कि वयस्क स्टेम कोशिकाएं समानतः नए अंगों को विकसित करने में उपयोग की जाती है, तो यही वाला गलत है। बाकी सब सही है कि स्टेम सेल ये कोशिकाएं शरीर के किसी भी अंग अथवा कोशिका को विकसित कर सकता है। ये कोशिकाएं शरीर के किसी भी अंग अथवा कोशिका को विकसित कर सकती है। भ्रूणीय स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जा सकती है। भ्रूणीय स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। और टोटीपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्ति प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में की जाती है। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं की प्राप्ति प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में की जाती है। देखिए
इन कोशिकाओं का ये गलत गलत क्यों है, जो मैं समझा देता हूँ कि इन कोशिकाओं का मूल उद्देश्य होता है मैंने स्टेम सेल का कि शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना अथवा नष्ट हो रही कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति और शरीर की सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति करना होता है। एक तरफ स्टेम सेल है और दूसरी तरफ उससे प्राप्ति स्थान या उदाहरण है। तो इसका हम लोग कथन बताते हैं कि कौन सा कथन सही है, माने कथन नहीं, मिलान करने कह रहा है। तो 2143 मिलान है। पहले देखिए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इसका मिलान हो जाएगा कि 12 सप्ताह में हुए गर्भपात के रक्त अथवा गर्भनाल से है। तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल कहाँ से मिलेगा, तो 12 सप्ताह में हुए गर्भपात के रक्त अथवा गर्भनाल से है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल अस्थि मज्जा से प्राप्त होता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहाँ से प्राप्त होगा, तो अस्थि मज्जा से। और ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो दंत गुहा के स्टेम सेल से। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल कहाँ से प्राप्त होगा, तो दंत गुहा के स्टेम सेल से। और यूनिपोटेंट स्टेम सेल कहाँ से प्राप्त होगा, तो मांसपेशी के स्तंभ कोशिकाएं से। यूनिपोटेंट स्टेम सेल कहाँ से प्राप्त होगा, तो मांसपेशी की स्तंभ कोशिकाएं से प्राप्त होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो सत्य कथन होगा वो क्या होगा, तब वो हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा। डी इसका सही हो जाएगा कि बी कोशिकाएं माने बी सेल्स बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो सही है कि बी सेल जो होता है बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और टी सेल कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं से लड़ती है। टी कोशिकाएं क्या करती है, तो कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं से लड़ती है। और टी सेल्स की जीवन अवधि बी कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। टी कोशिकाओं की जीवन अवधि बी कोशिकाओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताएं। तो इसमें से सत्य कथन दोस्तों तीनों का तीनों ही क्या है, तो सत्य कथन है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के बारे में, जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विशिष्ट प्रजाति के जीन में किए गए बदलाव दूसरी प्रजाति में आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या है कि इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रजाति के जीन में किए गए बदलाव दूसरी प्रजाति में आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्रिस्पर का उपयोग किया जाता है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी में क्या किया जाता है, तो क्रिस्पर का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग मच्छरों के प्रकोप से रोकथाम के लिए किया जाता है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मच्छरों के प्रकोप से रोकथाम के लिए किया जाता है। और मेटाजीनोमिक्स का संबंध है, तो मेटा जीनोमिक्स का संबंध किससे है दोस्तों, तो जीवों के आनुवांशिक सामग्री प्राप्त करने से है। मेटा जीनोमिक्स का संबंध है जीवों के आनुवांशिक सामग्री प्राप्त करने से। और डीएनए बार कोडिंग का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है जीवों में पहचान करना। डीएनए बार कोडिंग का उपयोग किया जाता है जीवों में पहचान करना। आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से असत्य कथन दूसरा हो जाएगा और पहला सही है। आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है, यह गलत कहता है। यह लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, क्षार संश्लेषण को नहीं बल्कि प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, रोकता है। इसरो प्रमुख द्वारा चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष क्या घोषित किया गया है, तो 2028 में इसरो का चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। निर्भय मिसाइल के संबंध में सत्य कथन बताएं। निर्भय के बारे में, इसमें से निर्भय मिसाइल के बारे में तीनों ही कथन क्या है, सही है। कि यह निर्भय मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जिसका अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल कैसा मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल। इसका परीक्षण किसने किया, तो डीआरडीओ ने। कहाँ किया, तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया। यह रास्ते में अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, तो यह रास्ते में अपनी दिशा बदलने में क्या है, तो सक्षम है। 85 हाल ही में किस राज्य में एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, तो कहाँ,
सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य ने एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? सिक्किम में की है। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? तो गोपी थोटा कूड़ा बन गए हैं। कौन बन गए? गोपी थोटा कूड़ा बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए गोपी थोटा कूड़ा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से सत्य कथन केवल एक है और दूसरा गलत है। प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध है भारतीय सेना का वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने से संबंधित है। प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध भारतीय सेना का वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने से संबंधित है। और दूसरा डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको विकसित बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, 88 नंबर, मेनिनजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित फिर से सुनिए, मेनिनजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मेन-एससीवी कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तब वो बन गया है नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित मेन-एससीवी कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नाइजीरिया। हाल ही में न्यूयॉर्क के अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूम ने किस नाम के एआई का अनावरण किया है जो पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी एआई है? तो वो कौन है? तो वो है एम्पैथिक वायरस इंटरफेस। हाल ही में न्यूयॉर्क के अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूम ने किस नाम के एआई का अनावरण किया है जो पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी एआई है? तो बता ही दिया, एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन के संबंध में सत्य कथन का चयन करने कह रहे हैं। तो इसमें से जो सत्य कथन होगा, तीनों का तीनों क्या है? सत्य कथन है। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन के बारे में, यह मिशन नासा का है। सही है, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किसका है? तो नासा का। इसके लिए जुलाई 2028 लॉन्च तिथि निर्धारित की गई। ये भी सही है, इसके लिए जुलाई 2028 लॉन्च तिथि निर्धारित की गई। यह शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाएगा। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ जाएगा? तो शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाएगा। सखी नामक बहुउद्देशीय ऐप का संबंध है। सखी नामक बहुउद्देशीय ऐप का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो है गगनयान मिशन से। सखी नामक बहुउद्देशीय ऐप का संबंध है गगनयान मिशन से। लीडार माने लीडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो सत्य कथन होगा, दोनों का दोनों लीडार के संबंध में सत्य कथन है। इसके द्वारा लेजर प्रकाश का उपयोग कर वस्तुओं की दूरी और आकार मापा जाता है। लीडार से क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा लेजर प्रकाश का उपयोग कर वस्तुओं की दूरी और आकार मापा जाता है और इसका उपयोग जियोलॉजी में किया जाता है। लीडार का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जियोलॉजी में किया जाता है। 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया है? तो वो किया गया है चीन, ईरान, रूस। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया है? तो चीन, ईरान तथा रूस। जूस जैकिंग क्या है? तो जूस जैकिंग क्या है दोस्तों? तो वो है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट द्वारा हैकिंग। जूस जैकिंग क्या है? तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट द्वारा हैकिंग। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया है? तब वो किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसरो के पहले एक्सरे पोलारियोमीटर एक्सपोसैट को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया PSLV C58 के द्वारा। कहां से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है,
IMT ट्राइलैट 2024 त्रिपक्षीय अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है कि IMT ट्राइलैट 2024 यह त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, मोजाम्बिक तथा तंजानिया के बीच आयोजित किया गया। IMT ट्राइलैट 2024 किसके किसके बीच किया गया? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। यह त्रिपक्षीय अभ्यास का प्रथम संस्करण है? नहीं, ये प्रथम संस्करण नहीं है, बल्कि ये दूसरा संस्करण है। कौन सा नंबर का संस्करण है? तो दूसरा नंबर का संस्करण है। 98 प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक वर्ग के युद्धपोतों का निर्माण किया गया है? तो वो है 4। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक वर्ग के युद्धपोतों का निर्माण किया गया? 4। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कुट का बताएं। इसमें से दोनों ही सही है। प्रोजेक्ट कुशा जो है DRDO द्वारा शुरू किया गया है और यह भारत का अपना वायु रक्षा प्रणाली होगा। प्रोजेक्ट कुशा भारत का अपना वायु रक्षा प्रणाली होगा। 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें मिलान करने का रहा है। तो आइए चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसका आंसर होगा 1, 4, 3 और 2। मतलब ट्रांसक्रिप्टोम ये है जीव के जीन से व्यक्त mRNA अणुओं की श्रृंखला। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? तो जीव के जीन से व्यक्त mRNA अणुओं की श्रृंखला। और जेनेटिक म्यूटेशन यानी आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्या है? तो जीव के जीनोम के भीतर DNA अनुक्रम में बदलाव। आनुवंशिक उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? तो जीव के जीनोम के भीतर DNA अनुक्रम के बदलाव। सेटेलाइट DNA क्या है? तो सॉरी, ये गलत है। सेटेलाइट DNA क्या है? तो वो है रिपीटेटिव DNA का सरलतम रूप। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हाँ, आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? तो जीव के जीनोम के भीतर डीएनए अनुक्रम के बदलाव। सेटेलाइट डीएनए क्या है? तो रिपीटेटिव डीएनए का सरलतम रूप। और कोशिका मुक्त डीएनए का मतलब क्या हो गया? कि डीएनए के खंड जो कोशिका के भीतर बंद नहीं होते हैं। कोशिका मुक्त डीएनए क्या है? तो डीएनए के खंड जो कोशिका के भीतर बंद नहीं होते हैं। 6G के संबंध में उपरोक्त कथन के बारे में सत्य कथन बताइए। किसके बारे में? तो 6G के संबंध में। ठीक है, तो 6G के संबंध में देखते हैं। इसमें सभी के सभी क्या हैं? चारों के चारों कथन सत्य हैं। यह 5G की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करता है। 6G क्या करता है? तो 5G की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करता है। यह एक मिली सेकेंड थ्रूपुट की तुलना में 1000 गुना तेज है। यह एक मिली सेकेंड थ्रूपुट की तुलना में 1000 गुना तेज है। इसका उद्देश्य टेराहर्ट्ज आवृत्ति बैंड का उपयोग करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो टेराहर्ट्ज आवृत्ति बैंड का उपयोग करना। टेराहर्ट्ज तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों तथा माइक्रोवेव तरंगों के बीच आती है। टेराहर्ट्ज तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों तथा माइक्रोवेव तरंगों के बीच आती है। निम्नलिखित में क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है? निम्नलिखित में क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है? तो वो क्या शामिल है वो देखते हैं। इसमें से चारों का चारों क्या है? क्लाइमेट टेक में शामिल है। सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, हाइड्रोजन ईंधन सेल और बाढ़ नियंत्रण के तकनीक। निम्नलिखित में क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है? तो सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, हाइड्रोजन ईंधन सेल, बाढ़ नियंत्रण के तकनीक। वेब 3.0 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो वेब 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से केवल दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है। नहीं, ये वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और स्वायत्त होगा। क्या होगा? तो विकेंद्रीकृत होगा, विकेंद्रीकृत होगा और क्या होगा? तो सुरक्षित होगा और स्वायत्त होगा। सुरक्षित होगा और स्वायत्त होगा। और वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। बेपी कोलंबो मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएंगे? दोनों के दोनों ही क्या हैं? असत्य कथन है। बेपी कोलंबो
का मिशन बुध ग्रह से है, कि शुक्र ग्रह से नहीं बल्कि बुध ग्रह से है। तो बेपी कोलंबो मिशन किससे संबंधित है? तो बुध से। यह यूरोपीय ईएसए द्वारा और तथा नासा का मिशन है? नहीं, ये ईएसए और जाक्सा का मिशन है। किसका मिशन है? ईएसए और जाक्सा, जाक्सा का मिशन है। जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, माने ये जाक्सा जापान का है और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 105 नंबर की डिजिटल ट्विन्स के संबंध में सत्य कथन के बारे में जानेंगे। इसमें से दोनों ही डिजिटल ट्विन्स सही है कि यह आभासी प्रतिकृति है जो एक भौतिक वस्तु प्रणाली या प्रक्रिया को डिजिटल रूप से दर्शाता है। डिजिटल ट्विन्स क्या है? तो यह आभासी प्रतिकृति है जो एक भौतिक वस्तु प्रणाली या प्रक्रिया को डिजिटल रूप में दर्शाती है। यह उत्पाद डिजाइन और विकास में उपयोगी है। यह उत्पाद डिजाइन और विकास में उपयोगी है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित सॉफ्टवेयर प्रवाह का पूर्ण विस्तार क्या है? ये प्रवाह का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ये पूर्ण जो विस्तार होगा वो होगा पैरेलल रैंस सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस। फिर से देख लीजिए, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित सॉफ्टवेयर प्रवाह का पूर्ण विस्तार है पैरेलल आर रैंस सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। अगला प्रश्न देखिए कि चर्चा में रहा कृष्णा मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है? तो वो है फ्रांस का। चर्चा में रहे कृष्णा मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है? तो फ्रांस का। चर्चा में रहे नागास्त्र ओवन का संबंध किससे है? तो वो संबंध है स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन से। चर्चा में रहा नागास्त्र का ओवन का संबंध स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन से है। अब बताना है आप लोग का असत्य कथन का चयन करना। तो इसमें से असत्य कथन दोस्तों दोनों क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? असत्य कथन है। और पहला क्या है कि चर्चा में रहा नासा के मैगलेन मिशन का संबंध मंगल ग्रह से है। तो क्या मैगलेन मिशन का संबंध मंगल ग्रह से है क्या? तो नहीं, ये मैगलेन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। कौन से ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से। एटकेन बेसिन क्रेटर का संबंध मंगल ग्रह से है क्या? तो नहीं, ये भी गलत है। एटकेन बेसिन क्रेटर का संबंध मंगल ग्रह से नहीं है। देखिए चीन का एक अंतरिक्ष यान है लैंडर चैंग-ई 6 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे एटकन बेसिन क्रेटर पर लैंड कर इतिहास रच दिया। ये मंगल ग्रह पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा एआई जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया सी की शुरुआत की गई है? तो यूक्रेन में। ठीक है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा एआई जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया सी की शुरुआत की गई है? यूक्रेन में। हाल ही में इसरो और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से पीएसएलवी के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो वो है विप्रो 3D। हाल ही में इसरो और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से पीएसएलवी के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो विप्रो 3D का। अगला प्रश्न मिलान करने का रहा 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 100 तो हो ही गया है ना, ये हो गया, 106 भी हो गया, चर्चा में रहा नागा से ये भी हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करके सत्य कथन के बारे में बताना है। तो 112 नंबर में देखिए सत्य कथन क्या है? तो इसमें से केवल दूसरा सही है, पहला गलत है कि मंगल ग्रह पर एटोकू पॉइंट का संबंध बर्फ की चादर से है। बिल्कुल गलत है। ये देखिए क्या है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर, कौन सा रोवर? परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अभूतपूर्व रहस्यमयी घटना चट्टान की खोज की है। बर्फ का चादर नहीं बल्कि रहस्यमयी चट्टान का खोज की है जिसे एटोको पॉइंट नाम दिया गया है।
पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में डाइटम के प्रजाति की खोज की गई है जिसे इंडेकोनेमा कहते हैं। इंडेकोनेमा नाम दिया गया है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में डाइटम के प्रजाति की खोज की गई है जिसे इंडिकोनेमा नाम दिया गया है। अब निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं सत्य कथन क्या है। इसमें से केवल दूसरा सत्य कथन है और पहला गलत है। IIT दिल्ली द्वारा स्थापित माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। IIT दिल्ली द्वारा नहीं बल्कि IIT मद्रास द्वारा, कहाँ? IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया है। ड्रैग मार्क 2 एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ड्रैग मार्क 2 एक सुपरसोनिक मिसाइल है। चर्चा में रहा क्रिस तथा भूमि का संबंध है। तो ये संबंध है दोस्तों AI एंकर से। चर्चा में रहे क्रिस तथा भूमि का संबंध है AI एंकर से। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टान ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में किस देश के कैमरान खाड़ी का दौरा किया? तो वो किया वियतनाम। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टान ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में किस देश के कैमरान खाड़ी का दौरा किया है? तो वियतनाम। निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? सभी कथन क्या है? तो इसमें असत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। सभी के सभी कथन क्या है? असत्य है। तो देखते हैं हम डायरेक्ट वो पढ़ के सुना देता हूँ जो सॉल्यूशन दिया गया है वो, और एक पॉइंट समझा दूंगा। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जापान और कौन है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम राज, क्या नाम है? फ्रीडम एज का आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में किया। कौन से द्वीप में? दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में किया। ठीक है, तो USA, जापान और साउथ कोरिया मिलके क्या किया है कि एक अभ्यास किया है जिसका नाम फ्रीडम एज रखा गया है। कहाँ किया है? तो दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में। कौन सा अभ्यास किया? तो फ्रीडम एज किया। पहला पॉइंट याद हो गया। इसरो के स्पैडेक्स मिशन के तहत वर्ष 2030 नहीं बल्कि 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। इस यान को 2 प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत और USA, किसका? भारत और USA, इंडिया प्लस USA के विशेष बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस किया है। तर्कस किसने किया है? तो भारत और USA ने। तो याद करिएगा, तर्कस भारत और USA ने। GMAX 24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से 2 और 4 सही है और पहला तीसरा गलत है। GMAX के बारे में, यह जापान और भारत के मध्य वायुसेना का अभ्यास नहीं है, ये नौसेना का अभ्यास है। कौन सी सेना का? नौसेना का अभ्यास है। और यह जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया। यह अभ्यास का 18वां संस्करण नहीं है बल्कि 8वां संस्करण है। तो GMAX 24 किसके किसके बीच है? तो जापान और भारत के बीच नौसेना का अभ्यास है। नौसेना, वायुसेना नहीं बल्कि नौसेना। यह जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया और यह 8वां संस्करण है। भारतीय नौसेना की ओर से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया। किसने लिया? INS शिवालिक ने हिस्सा लिया। 117 नंबर हो गया ना। 118 नंबर देख लेते हैं। 118 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। 1 और 3 क्या है? सत्य कथन है, दूसरा गलत है। ऑप्टिमस को इसरो द्वारा SSLV के जरिए वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो क्या ये सही है? ये गलत है दोस्तों। ऑप्टिमस को इसरो द्वारा SSLV के जरिए वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये वाला क्या है? सही है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। ऑप्टिमस को USA द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ऑप्टिमस को USA के द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा
डिजाइन किया गया है। ऑप्टिमस को ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑप्टिमस अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसका वजन 450 किलोग्राम है। ऑप्टिमस अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसका वजन 450 किलोग्राम है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी है। तो वो कौन है? तो वो है कैप्टन सुप्रीता। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैयार होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुप्रीता है। जुलाई 2024 को भारत और किस देश के सेनाओं के मध्य अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो आयोजन किया गया अमेरिका। जुलाई 2024 को भारत और किस देश के नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया? तो अमेरिका। वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं इसमें से सत्य कथन कौन है। तो इसमें से केवल दूसरा ही सत्य कथन है, बाकी पहला और तीसरा क्या है? गलत है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में पहला कह रहा है कि वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि सरकार की परिसंपत्तियों आम जनता की हिस्सेदारी। ये वाला गलत है। देखिए, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये सरकारी की परिसंपत्तियों आम जनता की हिस्सेदारी नहीं होता। देखिए खुद समझिए कि वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मीनिंग ये हुआ कि देश के जनता को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, और जबकि इसमें कह रहा है कुछ और, तो ये गलत होगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि मार्च 2023 से मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है। मार्च 2023 से मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और लास्ट पॉइंट भी गलत कह रहा है कि आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए 3 पैरामीटर निर्धारित किया है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। 3 पैरामीटर तो रखा गया है, लेकिन आधार वर्ष तय ही नहीं किया गया है। आधार वर्ष क्या किया गया है? तय नहीं किया गया है। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वो प्रारंभ किया गया है नीति आयोग द्वारा। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? नीति आयोग द्वारा। प्रोजेक्ट परी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से दोनों ही सही है। प्रोजेक्ट परी के बारे में, यह नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वीं सत्र के अवसर पर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट परी क्या है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक की 46वीं सत्र के अवसर पर शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को केवल दिल्ली के लिए प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को यानी परी को किसके लिए, कहाँ के लिए प्रारंभ किया गया है? तो केवल दिल्ली के लिए किया गया है। अगला 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें से असत्य कथन डी होगा कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर प्रदर्शन करने वाले राज्य की तुलना में अधिक है। ये गलत है। असल में केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर जो है वो राज्य की तुलना में अधिक नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। ये एसडीजी इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है। तो एसडीजी जो है इंडिया इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है, और यह गणना 16 एसडीजी लक्ष्यों के लिए किया गया है। 16 जी एसडीजी लक्ष्यों, केवल 3 लक्ष्य ही फ्रंट रनर श्रेणी में है। 3 लक्ष्य क्या है? फ्रंट रनर श्रेणी में है। संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कुट का चयन करें। तो इसमें से केवल दो ही सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। कह रहा है कि संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को पहली बार देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया। देखिए, ये पहली बार नहीं था, ये 25 जून 1975 को ये तीसरी बार था। कितनी बार था? तीसरी बार था। और आपातकाल का लगभग 21 महीने तक चला। ये बात सही है कि आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। नहीं, 359 नहीं बल्कि 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। सेहर कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो सेहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो 1 और 3 है कि महिलाओं का वित्तीय रूप से साक्षर बनाना, ये सेहर का उद्देश्य है। और एमएसएमई में निवेश को बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं है।
महिलाओं को व्यावसायिक कौशल में सशक्त बनाना, यही है। मतलब वित्तीय साक्षर करना महिलाओं को, उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को सशक्त बनाना, यही है शहर का उद्देश्य। डिजिटल भारत निधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करें। तो इसमें कोई भी सत कथन नहीं है दोस्तों, सबके सब गलत हैं। कह रहा है कि डिजिटल भारत निधि, इसकी स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2024 के माध्यम से किया गया है, जो गलत है। ये 2024 नहीं बल्कि 2023 के माध्यम से किया गया है। डिजिटल भारत निधि का स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2024 के माध्यम से किया गया है और इसका उद्देश्य शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों दूरसंचार को बढ़ाना नहीं, ये शहरों को नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं 128। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है? तो 22। कितना? 22। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करता है? तो 22। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो 129 में असत्य कथन देखें तो कोई भी असत्य नहीं है, दोनों का दोनों क्या है? सही है कि मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है कि मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ है एक और जीरो का एक साथ प्रोसेस करना। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ है एक और जीरो का एक साथ प्रोसेस करना। यूपीएससी की तैयारी के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यूपीएससी की तैयारी के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वो है कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्था द्वारा? तो कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा। रुद्रम एक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करें। तो इसमें केवल दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। कह रहा है यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या ये है? तो नहीं, ये स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी बैलिस्टिक नहीं बल्कि रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, रेडिएशन मिसाइल है। तो रुद्रम 1 क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया, ये भी सही है। ये सतह से हवा पर मार करने वाला नहीं है बल्कि हवा से सतह पर मार करने वाला है। कैसा है? हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है, जिसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब बताना है कि प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो सीमा पर भुगतान को आसान बनाने से है। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध क्या है? तो सीमा पर भुगतान को आसान बनाने से है। अब फिर से निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन किसका? असत्य कथन का चयन करना है 133 में। तो इसमें सारे के सारे सत्य कथन है। कह रहा है कि भारत एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी का कुल 29 सदस्य हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के कुल 29 सदस्य हैं। भारत 2024 में जीपीएआई का अध्यक्ष है। भारत 2024 में जीपीएआई का अध्यक्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न सेवेक्स 2 से पूछ रहा है कि इसके बारे में आप लोग को कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो इसमें से 3 कथन सत्य हैं। ठीक है, कथन एक ही गलत है कि ये अत्याधुनिक घातक मिसाइल नहीं है। ठीक है, सेवेक्स 2 क्या है? तो देख लेते हैं। ये एक घातक मिसाइल नहीं है दोस्तों। ये अत्याधुनिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन है। क्या है? मिसाइल नहीं होके विस्फोटक, अत्याधुनिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन है विस्फोटक। मैं लिख देता हूं क्या है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन
फॉर्मुलेशन है, विस्फोटक फॉर्मुलेशन है। तो सेवेक्स 2 क्या है? सेवेक्स 2 अत्यधिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन है। यह टीएनटी की तुलना में 2.101 गुना ज्यादा घातक है। सेवेक्स 2 क्या है? तो टीएन 2 की तुलना में 2.01 गुना ज्यादा घातक है। इस इसका मूल्यांकन तथा परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। सेवेक्स 2 का मूल्यांकन तथा परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। इसका विकास पूर्णतः भारत में किया गया था। सेवेक्स 2 का विकास पूर्णतः भारत में किया गया था। 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तब वो घोषित किया गया है चीन का किंगदाओ को। 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो चीन का किंगदाओ को। प्रोजेक्ट 76 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो प्रोजेक्ट 76 का असत्य कथन क्या है? तो यह है कि यह परियोजना 75 फ्रांस का उत्तराधिकारी होगा। ये 75 का उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि 76 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन, ये प्रोजेक्ट 76 के बारे में पूछ रहा है। ये 75 का नहीं, बल्कि 75 सिर्फ 75 का उत्तराधिकारी होगा। किसका होगा? फिर सिर्फ 75 का उत्तराधिकारी होगा। यहाँ पर 75 का ही नहीं, बल्कि 75-2 का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, 75-2 का उत्तराधिकारी होना चाहिए। और प्रोजेक्ट 75 जो है, 75 ये जर्मन और स्पेनिश का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। इसका विकास क्या होगा? भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा प्रोजेक्ट 76 का, और इसके द्वारा 12 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। और यह देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी विकास परियोजना होगा। ठीक है। अगला 137 नंबर पर विचार करने का रहा कि कौन से कितने कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो देख लेते हैं कितने कथन सत्य हैं। इसमें से सारे चारों के चारों कथन आप लोग को याद कर लेना है कि सारे के सारे क्या हैं? सही है। कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भारतीय दंड संहिता की तुलना में कम खंड है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तुलना में कम खंड है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तुलना में कम खंड है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप को प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। अब सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन है? तो 1 और 3 सत्य है और दूसरा गलत है। जोरावर टैंक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए विकसित किया गया है। जो जोरावर टैंक है वो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए विकसित किया गया है। यह पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है दोस्तों। ये डीआरडीओ तो है ही, और इसके साथ साथ लार्सन एंड टर्बो भी है। लार्सन एंड टर्बो द्वारा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया जोरावर। और डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी समीर बी कामत हैं। 140 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 कह रहा है कि बेहदीनी खलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वो राज्य है मेघालय। किस राज्य से है? मेघालय से। बेहदनी बेहदी न खलम महोत्सव का संबंध मेघालय से है। अब नोमैडिक एलिफेंट से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। इसका सही कथन केवल दूसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित करने वाला ये सैनिक नहीं, बल्कि सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है। और 2024 में इसका 16वां संस्करण था। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण था। और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में नहीं, बल्कि मेघालय में उमरोई में किया गया। मेघालय का एक क्षेत्र है उमरोई, वहां पे किया गया है।
ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 142। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में चर्चा करें। तो इसमें से जो केवल दूसरा सही है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के संदर्भ में सत्य कथन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा नहीं बल्कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि पूसा कहाँ है, समस्तीपुर में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पूसा 10 यूनिवर्सिटियों में स्थान मिला है। ठीक है, बिहार का कौन मिला है, तो समस्तीपुर में स्थित है पूसा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उसको मिला है। शीर्ष 10 में बिहार से केवल एक ही यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त हुआ, और वो यूनिवर्सिटी का क्या नाम है दोस्तों, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। हम लोग देखेंगे 143 नंबर, वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 के संबंध में सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से केवल एक सही होगा और दूसरा तीसरा गलत होगा। वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप है, इसमें क्या है, किसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है। मतलब वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप का संबंध कहाँ से है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, और क्या है इसमें जानने वाला बात, तो इसमें बिहार की जो अनिमा कुमारी है उसको कांस्य पदक नहीं मिला है, बल्कि कौन सा पदक इसको मिला है, रजत पदक मिला है, रजत पदक। तो इस देखिए, वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ है सर्बिया के बेलग्रेड में, और बिहार के जो अनिमा कुमारी हैं उनको रजत पदक मिला है। और ये भागलपुर जिले के नहीं है अनिमा कुमारी, बल्कि ये कहाँ की हैं, तो ये भोजपुर जिले की हैं। कहाँ, कौन से जिले की, तो भोजपुर जिले की हैं। 44 नंबर देखते हैं, मिलान करने का रहा, तो आइए चलिए मिलान करते हैं 44 में। इसका मिलान हो जाएगा 2 3 4 1, मतलब रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन हैं। रवि अग्रवाल किसके चेयरमैन, सीबीडीटी के। राजिंदर खन्ना किसके क्या है, तो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं राजिंदर खन्ना। राजिंदर खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन, और टीवी रामचंद्रन की क्या है, तो नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार हैं। टीवी रामचंद्रन नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार हैं। और डीवीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। डीवीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 146 कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें से जो गलत मिलान है वो डी है कि सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह नहीं, बल्कि यहाँ पे दो लोगों का नाम आता है। एक फजहल फारूकी का नाम आता है, फजहल फारूकी जो कि अफगानिस्तान के हैं, और इसके साथ साथ अर्शदीप सिंह का भी नाम आता है, अर्शदीप सिंह का भी नाम आता है। और ये दोनों ने ही 17-17 विकेट लिया था। ठीक है, और आयोजन कहाँ हुआ, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएसए वेस्ट इंडीज में। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को, और सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज को मिला ने बनाया है, रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया है। ये भी गुरबाज कहाँ के हैं, तो अफगानिस्तान के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, और उप विजेता जानते करते हैं दक्षिण अफ्रीका को मिला है, और कप्तान वहां के कैप्टन कौन थे, एडम मार्करम था। भारत इस सीरीज को, मतलब इस वर्ल्ड कप को दूसरी बार जीता है, T20 वर्ल्ड कप को। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है स्वप्ना कलिंगल को। ICAR तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्वप्ना कलिंगल को। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो वो स्थित है इजराइल और लेबनान के बीच। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो वो है इजराइल और लेबनान के बीच। 149 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या है, तो वो हैशटैग क्या है दोस्तों, तो वो है हैच चीयर फॉर भारत।
पेरिस ओलंपिक का भारत का हैशटैग हैज चीयर फॉर भारत। हाल ही में जैविक ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भारत तथा किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता संपन्न हुआ है? तब वो संपन्न हुआ है ताइवान। हाल ही में जैविक ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए भारत तथा किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता संपन्न हुआ है? तो ताइवान। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से तीनों ही कथन क्या है? सही है। कि हाल ही में चर्चा में रहे हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। तो यह आणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित होता है। ये आणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित होता है। यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पर अचानक गिरावट के कारण उत्पन्न होता है। यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पर अचानक गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। यह डार्क मैटर की उपस्थिति प्रदर्शित कर सकती है। यह डार्क मैटर की उपस्थिति क्या कर सकती है? प्रदर्शित कर सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों सेट आप लोग का 13 नंबर भी खत्म हो गया। बहुत ही जल्द 14-15 भी आ जाएगा। तो आप लोग से लेते हैं विदा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। धन्यवाद।